हाँ, कंटिन्यूइंग विद द लास्ट क्लास टॉपिक, देखिए हमने यहाँ पे टेबल तो क्रिएट कर ली, दो टेबल क्रिएट करी थी इनफैक्ट हम लोगों ने। एक तो हमारी स्टूडेंट डेटा थी और एक और हमने क्रिएट की थी टेबल, राइट, कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे सर्चिंग, फिल्टर, अपडेशन, डिलीशन जैसे टास्क को परफॉर्म करना है। लेकिन ये सारी चीजें कब परफॉर्म की जा सकती है, जब टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट हो। वो अभी तक हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस की लिस्ट को डिस्प्ले करवाया और हमने टेबल भी क्रिएट कर। अब टेबल में हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाने वाले हैं, यानी कि जो एक्चुअल डेटा हमारी टेबल के अंदर जाके प्लेस होगा हम उसकी कमांड कवर करने वाले हैं। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें किसी भी तरीके का रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डेटा इंसर्ट करवाना हो, तो उसके लिए जो कमांड हम काम में लेते हैं वो कहलाती है इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे इंसर्ट कमांड को हम बहुत तरीकों से काम में ले सकते हैं, तो एक एक करके हम सारे वेरिएशंस इसके कवर करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसी भी एक रिकॉर्ड को अगर हमें एट अ टाइम इंसर्ट करना है, चाहे एक रिकॉर्ड हो चाहे मल्टीपल रिकॉर्ड, हम यहाँ पे सारी चीजों के लिए एक ही कमांड काम में लेंगे, दैट इज इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है हमारी टेबल का नाम। देखिए एक और चीज, मैंने यहाँ पे जितने भी कमांड्स का सिंटेक्स मेंशन किया है, हर एक कमांड के अंदर मैंने बेसिकली जो भी मेजर कमांड्स है उन्हें अपर केस के अंदर लिखा है। लेकिन माई एसक्यूएल में अपर केस जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, केस इनसेंसिटिव के तौर पे वो काम करता है अगर आप कमांड्स को यूज कर रहे हो तो चाहे आप यहाँ पे जितनी भी कमांड्स है उन्हें अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है, टेबल मैंने क्रिएट करी, टेबल के अंदर का डेटा मैं क्रिएट कर रही, उन चीजों के बारे में हमारे पास में जो केस सेंसिटिविटी है उस तरीके से काम होगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट नेम जैसा कोई कॉलम क्रिएट किया है और अपना अपना नाम इनपुट कर रहे हो और आपने वहां पे टाइटल केस के कंसेप्ट को फॉलो किया है, तो आपको जब सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी है तो वहां पे उसी केस को फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आ जाती है या नेम हम खुद सेट कर देते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने मेंशन किया। लेकिन अगर कमांड की बात हम करें तो अपर केस लोअर केस सब तरीके से वो काम करता है। चलते हैं हमारी कमांड की तरफ। देखिए किसी भी तरीके का रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले हमें इंसर्ट इनटू मेंशन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है अपनी टेबल का नाम, कौन सी टेबल के अंदर हम डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास में पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स का नाम लिखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में स्टूडेंट डेटा नाम की एक टेबल को क्रिएट किया, जिसके अंदर आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, सिटी है। तो टेबल तो मैंने कह दी स्टूडेंट डेटा, लेकिन टेबल के सारे कॉलम्स में आपको डेटा इनपुट करवाना है या किसी एक कॉलम में डेटा इनपुट करवाना है या किसी एक कॉलम को छोड़कर बाकी सब में डेटा इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करने पड़ते हैं कॉलम के नेम्स कि कौन से कॉलम में हम वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो टेबल नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड कॉलम के हमारे नेम्स आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है एक वैल्यूज की वर्ड, जो ये इंडिकेट करता है कि आपने जिस टेबल के जिस कॉलम का नाम लिखा है अब हम उनमें प्रॉपर वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो वैल्यूज के बाद भी हमें पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है और पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी है। अब यहाँ पे काम कैसे करता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए टेबल है मेरी स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू फॉलोड बाय स्टूडेंट डेटा। अब जैसे कि मैंने कहा कमांड अपर केस लोअर केस दोनों में काम करती है, लेकिन टेबल का नाम जो है वो बिल्कुल वैसे ही मेंशन करना है जैसे हमने क्रिएट करवाते टाइम मेंशन किया है। तो मैंने यहाँ पे लोअर केस लिखा था तो इसलिए लोअर केस में है स्टूडेंट डेटा। अब टेबल के नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम मेंशन करने हैं या जिन कॉलम्स में हम डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं उन कॉलम्स का नाम लिखना है कॉमा से सेपरेटेड। तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, जेंडर एंड सिटी 5 कॉलम्स मैंने लिखे थे और पांचों के नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे पास में वैल्यूज कीवर्ड, अगेन पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है और वो है सीक्वेंस। देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम मेंशन किया है आईडी, तो जब पहला कॉलम आईडी है और उसका टाइप मैंने इन सेट किया, तो जब हम वैल्यूज का स्पेसिफिकेशन करेंगे तो पहली वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है तो क्या हम उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं? अगर हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल है तो क्या हम उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर वेरिएबल के अंदर प्रॉपर वैल्यू असाइन करवानी पड़ती।
सेम गोज फॉर टेबल्स एज वेल। आपने कॉलम का जो टाइप सेट किया है उसी टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। तो पहला कॉलम क्योंकि मेरा आईडी है और उसका टाइप इंट है, तो पहली वैल्यू मेरी इंटीजर टाइप की ही होगी। सेकंड कॉलम मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज नेम, और इसका टाइप मैंने सेट किया है varchar। देखिए टेबल का स्ट्रक्चर ये रहा हमारे पास। मैंने यहाँ पे नेम का टाइप सेट किया है varchar और इसका साइज मैंने सेट किया है 50। तो यहाँ पे अब मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे अभिजीत एज अ नेम मेंशन कर दिया है। उसके बाद थर्ड कॉलम है मेरे पास में एज, और एज का भी टाइप मेरे पास में इंट ही था, तो यहाँ पे मैंने एज मेंशन कर दी है 18। उसके बाद में था मेरे पास में जेंडर। जेंडर के साथ में मुझे एक कैरेक्टर मेंशन करना है फॉर मेल फीमेल एंड अदर्स, तो सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे एम मेंशन कर दिया है। और लास्ट जो कॉलम है मेरे पास में दैट इज सिटी, और सिटी का भी टाइप जो है वो varchar ही है, यानी कि अगेन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो फिर से कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे ले दिया है अजमेर। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम के नेम्स को मेंशन कर रहे हैं तो आपको पूरा सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में फिर डेटा टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। सही टाइप की वैल्यू ही सही कॉलम के अंदर जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉलम्स के साथ में डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर डेटा टाइप को मेंशन नहीं करेंगे और अगर यूजर को हमने कह दिया कि आप अपना डेटा इनपुट करो, तो वो कोई सा भी डेटा किसी भी कॉलम में इंसर्ट कर सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। So this is the very first example of inserting a single record. अब एक बार के लिए हम पहले इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। Wait for a second guys, okay? Now we were talking about the execution of the very first query. देखिए अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी कर रही हूँ, हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, अपाचे और MySQL की जो सर्विसेज है उनको स्टार्ट करना है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सर्वर की तरह बिहेव करने लगे। उसके बाद हमें ब्राउजर पे जाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे SQL टैब पे जाना है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि स्टूडेंट डेटा जो टेबल है उस पर क्लिक करके रखा हुआ था, इसलिए मेरे पास में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो क्वेरी है वो आ रही। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने क्लिक करके यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे जब मैं SQL पे सिलेक्ट करूंगी, क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी डेटाबेस पे क्लिक नहीं करते हैं मान लीजिए, और आप यहाँ पे क्वेरी फायर करते हैं, तो आएगी आपके पास में एरर। तो हमेशा जितनी बार भी हम यहाँ पे PHP माई एडमिन को ओपन कर रहे हैं, हर बार आपको डेटाबेस को यूज करने की कमांड या तो लिखनी पड़ेगी, या फिर इस लिस्ट में से किसी एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ क्लिक। तो या तो आप यूज यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये नाम आ रहा है। अब सिंपली जो भी हमारी क्वेरी है हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, टाइप कर सकते हो आप, और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मेरी इस क्वेरी के अंदर किसी भी तरीके का एरर होता, तो यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है उसके पहले एक क्रॉस सिंबल आ जाता है रेड के अंदर। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी क्वेरी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अब एक बार हम गो बटन पे क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने गो बटन पे क्लिक किया है 1 रो इंसर्टेड मेरे पास में मैसेज आ गया है। अब हमें टेबल को चेक करना है, तो सिंपल आप क्या करो, जो भी आपका टेबल है उसके नेम पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईडी, नेम, एज, जेंडर और सिटी, ये 5 कॉलम्स थे, और इनके अंदर ये पांचों वैल्यूज जो हैं वो जाके स्टोर हो गई। तो कुछ इस तरीके से टेबल को क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस पहली क्वेरी के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन ना? देखिए अब एक रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करना होता है ये तो हमने कवर कर लिया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, या 100 का, या 500 का, तो एक एक करके क्वेरी को टाइप करना तो मेरे लिए बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। मान लीजिए अगर 500 स्टूडेंट्स है, तो 500 के लिए मैं सारी वैल्यू उसको टाइप करूंगी और फिर काम करूंगी। अब मैंने तो मेरी टेबल के अंदर 5 कॉलम लिखे, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करवाते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बार बार टाइप करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बार बार इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा लिखना, पूरे कॉलम्स का नाम लिखना, फिर वैल्यूज लिखना, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ एक ही क्वेरी की हेल्प से इंसर्ट करवाना हो, तो वो भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, सिंटेक्स तो हमारा देखिए सेम रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस जो वैल्यूज स्पेसिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगेन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी कॉलम्स के अंदर आपको डेटा इनपुट करवाना है वो कॉलम्स के नेम,
कॉमा सेपरेटेड, फिर आएगा हमारे पास में वैल्यूज कीवर्ड, और इस वैल्यू कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर सारी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर ही हम सारा डेटा स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने, तो पहले सेट ऑफ वैल्यूज के बाद में आएगा एक कॉमा, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर सेकंड स्टूडेंट का डेटा, फिर से एक कॉमा, और फिर उसके बाद मुझे एक और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करवानी है, तो एक और की इंफॉर्मेशन इन पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो जितने भी डेटा हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, हम सारी वैल्यूज को पैरेंथेसिस के अंदर पहले ग्रुप कर देंगे और फिर उन्हें कॉमा से सेपरेटेड कर देंगे। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही क्वेरी की हेल्प से टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगी। और देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा, कॉलम्स मेरे वही है, मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, उसके बाद मैंने लिखा है नेम, एज, जेंडर एंड सिटी। अब यहाँ पे आएगा वैल्यूज कीवर्ड। अब मुझे यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, लेकिन वैल्यूज कीवर्ड सिर्फ एक बार ही आता है। बस हमें यहाँ पे जितने भी डेटा इंसर्ट करना है, हम उस डेटा को कॉमा सेपरेटेड मेंशन कर देंगे। तो पहला जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैंने लिखा है 102 जिया 17 एफ एंड पुष्कर। तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, जेंडर एंड सिटी, जितनी भी वैरक्यार टाइप की वैल्यू है वो आएगी कोट्स के अंदर, और इंटीजर आएगा नॉर्मली जैसे हम मेंशन करते हैं। अब ये तो था मेरे पास में पहले स्टूडेंट का डेटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉमा मेंशन किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और सेट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करना है। अब सेम वही रूल, पहले आईडी दैट इज 103, देन नेम दैट इज सुमित, फिर एज दैट इज 19, फिर जेंडर दैट इज मेल, और सिटी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अजमेर। तो एक साथ एक ही क्वेरी की हेल्प से हमारा जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है वो इंसर्ट हो जाए। अब इसे भी मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जितनी भी क्वेरीज को हमें एग्जीक्यूट करना है, बार बार हमें एसक्यूएल टैब पे जाना पड़ेगा, तो बार बार ये सिलेक्ट एस्ट्रिक वाली क्वेरी आ जाती है। ये क्वेरी क्या है ये हम आगे कवर करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको डिलीट कर देना है और नई वाली क्वेरी यहाँ पे टाइप कर देनी है, और एंड में जाके बस गो बटन पे क्लिक कर देना। तो देखिए 2 रोज इंसर्टेड, मेरे पास मैसेज आ गया है, मतलब सक्सेसफुली 2 स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट हो गया। देखिए पहले 101 था आईडी, फिर 102 मैंने इंसर्ट करवाया, फिर 103 मैंने इंसर्ट करवाया, तो सारी इंफॉर्मेशन चली गई। ये तो था मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करवाने का। अब यहाँ पर मान लीजिए कि टेबल किसी और इंसान ने क्रिएट करी है, और डेटा को इनपुट करने का काम जो है वो मेरा है। तो अब यहाँ पे जिसने भी टेबल क्रिएट करी है उसने कॉलम्स का क्या सीक्वेंस रखा है ये तो मुझे पता नहीं। मुझे पता है कि मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए, सिटी चाहिए, 5 वैल्यूज के मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे ये तो पता है, लेकिन ऑर्डर क्या है मुझे ये नहीं पता। पहले वाली जो मैंने वैल्यू एग्जीक्यूट करी है उसके अंदर मैंने कॉलम का सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे मैंने टेबल को क्रिएट करवाते टाइम मेंशन किया है, आईडी, नेम, एज, जेंडर और सिटी। यही सीक्वेंस टेबल के अंदर है, यही सीक्वेंस क्वेरी के अंदर भी। अब मुझे अगर कॉलम के सीक्वेंस ध्यान नहीं हो तो फिर हम डेटा इंसर्ट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉलम का जो ऑर्डर है उसे चेंज कर सकते हैं, फिर हमें बस वैल्यूज को इंसर्ट करवाते टाइम भी उस चीज को ध्यान रखना। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा, अब मैंने यहाँ पे अगेन पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नेम आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, एज, नेम, सिटी एंड जेंडर। कॉलम के नेम का जो सीक्वेंस है वो अब चेंज हो चुका है, तो सिमिलरली वैल्यूज का जो सीक्वेंस है हम उसे भी चेंज कर देंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यूज कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सारा डेटा। अब पहला कॉलम क्या है, आईडी। आईडी का कौन सा टाइप होता है, इंटीजर। पहली वैल्यू इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए जो मैंने मेंशन करी है 104। सेकंड कॉलम है एज, एज का भी टाइप इंटीजर है, तो सेकंड वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास में इन टाइप की ही होगी जो मैंने मेंशन किया है 20। थर्ड है नेम, देन है सिटी, देन है जेंडर। तीनों का टाइप हमारे पास में वैरक्यार है, यानी कि नेक्स्ट 3 जो भी वैल्यू आने वाली है वो वैरक्यार टाइप की आएगी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है राहुल, सिटी के लिए मैंने मेंशन किया है ब्यावर, और जेंडर के लिए मैंने मेंशन किया है एम। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो कॉलम है उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बस फिर हमें वैल्यू के केस में भी वही ध्यान रखना है। तो जब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आईडी के अंदर 104 जाएगा, एज के अंदर 20 जाएगा, नेम के अंदर राहुल जाएगा, सिटी के अंदर ब्यावर जाएगा और जेंडर के अंदर एम चला जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से कॉलम के नेम हमने मेंशन किए हैं उसी तरीके से सारा काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। फिर से अब यहाँ पे मैंने क्वेरी मेंशन कर दी है, गो बटन के क्लिक पे सक्सेसफुली मेरी जो रो है वो इंसर्ट हो गई है। अब देखिए
4 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास में यहाँ पे आके स्टोर हो गई। तो आप चाहो तो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो और चाहो तो आप उस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, बस फिर आपको वैल्यू का भी सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। अब दोनों चीजें जो मैंने बताई, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? Alright then, moving on with the next part. Next है हमारे पास में insert data without specifying column name. अब देखिए, मैं हमेशा से कह रही हूँ कि यहाँ पे हम कॉलम के नेम मेंशन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो कॉलम के नेम को स्किप भी कर सकते हो। मतलब क्या है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसर्ट इनटू और स्टूडेंट डेटा, कौन सी टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आता था हमारे पास में कॉलम का नेम, राइट, कॉमा से सेपरेटेड। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पता है कि किस तरीके से टेबल काम करेगी, मैंने ही टेबल क्रिएट करी है, मैंने ही डेटाबेस क्रिएट किया है और मैं ही वैल्यूज इंसर्ट करी हूँ, कोई और इंसान कभी भी उस पर काम नहीं करने वाला है, तो मुझे तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस पहले से ही पता है कि किस तरीके से सारी चीजें क्रिएटेड है। तो जब हमें पूरा सीक्वेंस पता होता है, यानी कि किस सीक्वेंस में हमने कॉलम्स को क्रिएट करें, पहला कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम क्या है, ये सारी चीजें अगर हमें पता है, तो अगर हम चाहें तो कॉलम के नेम की जो लिस्ट होती है हम उसे स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली टेबल के नाम हमें यहाँ पे बस वैल्यूज कीवर्ड लिखना है और फिर उस वैल्यूज कीवर्ड के बाद हमें वन बाय वन सारी चीजें मेंशन कर देनी। देखिए, जब मैंने टेबल क्रिएट करी थी, सबसे पहला जो कॉलम था दैट इज आईडी, तो यहाँ पे मैंने 105 मेंशन किया। सेकंड कॉलम है मेरे पास में नेम टेबल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे आर्या मेंशन कर दिया। थर्ड कॉलम मेरे पास में एज है, तो मैंने 18 मेंशन किया है। फोर्थ कॉलम मेरे पास में जेंडर है, तो मैंने यहाँ पे एफ मेंशन किया है। और फिफ्थ कॉलम मेरे पास में सिटी है, तो मैंने यहाँ पर अजमेर मेंशन किया। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम कॉलम के नेम को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलम के नेम्स को स्किप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सीक्वेंस टेबल के अंदर है आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना। अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया या फिर आपने 5 के बजाय 4 वैल्यूज दे दी या 6 वैल्यूज दे दी, काउंट में डिफरेंस हो गया, तो फिर हमारे पास में एरर आती है। तो सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है और काउंट ऑफ वैल्यूज भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डेटा है सक्सेसफुली प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्वेरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है और उसके बाद गो बटन। देखिए, वन रो इंसर्टेड प्रॉपर्ली, मेरे पास में 105 स्टूडेंट का जो डेटा है वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया है। तो बहुत सारे तरीकों से हम यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है आपको कर सकते हैं। अब एक और चीज, द लास्ट पार्ट, इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम। अब देखिए, बहुत सी बार जब कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं तो होता क्या है कि उनके पास खुद का पर्सनल फोन नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे, तो जब उनका खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, यानी कि उनके पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर तो हों, लेकिन हम क्या करते हैं, 3 अलग कॉलम बनाते हैं, स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट के लिए और पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट के लिए। अब जो हमने स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट का कॉलम बनाया है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास में फोन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा लिख देंगे? नहीं, हम क्या कर देते हैं, उस स्पेसिफिक कॉलम की जगह को खाली छोड़ देते हैं कि जब वैल्यू ही नहीं पता तो हम क्या इनपुट करेंगे। फ्यूचर में जब वो फोन परचेज करेगा तब वो अपना नंबर अपडेट करवा देगा, अभी के लिए कुछ भी नहीं। तो अगर हम चाहें तो अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम में हमें डेटा इनपुट नहीं करवाना है तो हम यहाँ पे उस कॉलम के नेम को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हमें इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट करवानी थी, सारे कॉलम के नेम मेंशन किए। अब मुझे यहाँ पे सिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उससे स्किप करवा रही हूँ, बाकी सारी चीजें मुझे इंसर्ट करवानी है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा, अब यहाँ पे मुझे किसी एक कॉलम को स्किप करवाना है, लेकिन बाकी 4 में तो मुझे डेटा इंसर्ट करवाना ही है, तो उन चारों कॉलम्स के नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो आईडी, नेम, एज और जेंडर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये 4 कॉलम्स मेरे पास में अवेलेबल हैं। सिटी को मुझे स्किप करना है तो मैंने सिटी का कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड, देन 106 विल, स्टूडेंट का नाम, 19 उसका एज और एम उसका जेंडर। तो अगर हम चाहें कि हमें किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में डेटा इनपुट नहीं करवाना, उसे खाली छोड़ना है, तो हम यहाँ पे उस कॉलम के नेम को स्किप कर सकते हैं और बाकी सारे नेम हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब जब हम कुछ इस तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं तो टेबल के अंदर डेटा कैसे आता है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, रो मेरी इंसर्ट हो गई है,
स्टूडेंट डेटा टेबल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे 1006 जो आईडी है उसका रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी के अंदर कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं किया था, देखिए लास्ट में यहाँ पे नल आ गया। अब नल का मतलब क्या है ये आप सब लोगों को पता है। नल का मतलब यहाँ पे करेंटली कोई सी भी वैल्यू स्टोर नहीं है। फ्यूचर में अगर यूजर चाहे तो वो इस सिटी के वैल्यू को अपडेट करवा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके के कॉलम की वैल्यू को स्किप कर देते हैं तो माई एसक्यूएल जो है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली इस एम्प्टी रखे हुए कॉलम को क्या कर देता है, नल से स्पेसिफाई कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑटोमेटिकली आके नल स्टोर होता है, मतलब हमने सिटी स्पेसिफाई नहीं करी। तो अगर आपको किसी कॉलम के वैल्यू को स्किप करना है तो आप कर सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट द इंसर्टिंग इनटू अ टेबल। अब जितने भी वेरिएशंस मैंने बताए, किसी भी वेरिएशन में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। देखिए अभी मैंने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट करी है, स्टूडेंट डेटा, आईडी, नेम, एज, जेंडर एंड सिटी। अब अभी मैंने आपको ये कहा कि अगर हम चाहें तो किसी भी कॉलम को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने सिटी स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एज को स्किप कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं जेंडर को स्किप कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमें प्रॉब्लम आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम स्किप कर दूं तो क्या कभी भी कोई ऐसा इंसान होता है कि जिसका कोई नाम ही ना? तो अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते टाइम मैंने आईडी लिख दिया, एज लिख दिया, जेंडर लिख दिया, सिटी लिख दिया, लेकिन मैंने नेम नहीं लिखा, तो ये तो मेरे पास में गड़बड़ हो जाएगा डेटा। सेम गोस फॉर आईडी एज वेल। अगर मैं यहाँ पे आईडी को स्किप कर दूं, मैं स्टूडेंट को अपने डेटाबेस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? या फिर मान लीजिए अगर ये रोल नंबर का सिस्टम होता और यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं और आपको रोल नंबर असाइन नहीं है तो आपको एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने टेबल क्रिएट करी है तो हमने किसी भी तरीके का वैलिडेशन परफॉर्म नहीं किया। मैंने आपको वैलिडेशन का मतलब पहले भी बताया था। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब यूजर डेटा इनपुट करे तो उसको चेक करो कि सही तरीके का डेटा इनपुट किया गया है या नहीं। तो आईडी खाली नहीं हो सकता, नेम खाली नहीं हो सकता, ये हमें रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने हैं, ये वैलिडेशन हमें परफॉर्म करनी है। तो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके के रूल्स या वैलिडेशन अगर हमें टेबल पे अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स को काम में लेते हैं। लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रेंट को काम में नहीं लिया तो किस तरीके से वर्किंग होती है, उसी के लिए मैंने इस टेबल को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, मैंने टेबल यहाँ पे स्टूडेंट डेटा को ही अज्यूम किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, आईडी 1 2 3 3 एंड 5। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, एज लिख दिया, जेंडर लिख दिया एंड सिटी भी लिख दिया। अब यहाँ पर जो पहला स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 है तो उसका नेम मेंशन नहीं किया, एज, जेंडर और सिटी लिख दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अजमेर में रहते होंगे, जो मेल होंगे और जिनकी एज 18 होगी। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड है? तो ये क्या हो गया, हमारे पास में डेटा लॉस का फिनोमेना हो गया। डेटाबेस कंसिस्टेंसी नहीं रही, हमारे पास में कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं रही, यानी कि हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो ये गलत हो गया, टेबल में डेटा सही तरीके से नहीं जा रहा है। सेकेंड रो की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्मिथ 19 एम अजमेर, बिल्कुल परफेक्ट। थर्ड वाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज और जेंडर मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 3 चीजें स्पेसिफाई कर दी। एम मेल के लिए एम है, फीमेल के लिए एफ है, अदर्स के लिए ओ। तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो आप फॉल करोगे। अब आपने वो मेंशन ही नहीं किया तो गड़बड़ होगी। फोर्थ रिकॉर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे आईडी ही स्पेसिफाई नहीं करी, तो अब जब मैं एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगी तो ये वाला जो स्टूडेंट है वो कभी अपियर ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ में कोई रोल नंबर अलॉटेड नहीं है, तो ये भी गलत डेटा हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 एलन 18 एफ एंड ब्यावर। अब वैल्यूज तो सारी स्पेसिफाई करी है लेकिन 3 आईडी तो ऑलरेडी किसी के साथ में एसोसिएट है। अब ऐसा होता है क्या कि हम एग्जाम्स देने जा रहे हैं और 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम है? ऐसा तो होता नहीं है, सबका रोल नंबर यूनिक होता है, इसलिए तो हम आईडी स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि नेम जो है वो लोगों के सेम हो सकते हैं, तो उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आईडी भी आपने सेम दे दी तो गड़बड़ हो गया। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक और रिकॉर्ड मेंशन किया है, 5 प्ले 14 एम एंड अजमेर। अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ या कॉलेज की बात करती हूँ तो जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आता है कॉलेज के अंदर
उनका एज कम से कम 17 तो होता ही है। 13 या 14 ईयर्स के स्टूडेंट तो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते नहीं है, वो तो स्कूल में होते हैं 9th 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन यहाँ पे क्ले की एज 14 है और जेस की एज 13 है, यानी कि फिर से हमने गलत डेटा इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते टाइम किसी भी तरीके का वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा इनपुट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की गड़बड़ आ सकती है। डेटा रिपीट भी हो सकता है, डेटा स्किप भी हो सकता है। अगर मैंने सारी वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी है तो भी उनमें बहुत तरीके की गलतियां हो सकती है। तो जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें उसके साथ में अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वैलिडेशन परफॉर्म करना है। वैलिडेशन नहीं करेंगे तो यूजर कुछ भी डेटा इनपुट कर देगा। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, क्यों काम में लेते हैं ये मैंने बता दिया। कौन कौन से कंस्ट्रेंट हमारे पास में अवेलेबल है MySQL के अंदर, हम उनकी लिस्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास पे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं दैट इज नॉट नल, यूनिक, चेक एंड डिफॉल्ट। इस प्राइमरी की और फॉरेन की बात हम लोग आगे करेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट 4 कंस्ट्रेंट को मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास में कंस्ट्रेंट है दैट इज नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब ये है कि हमने इस कंस्ट्रेंट को जिस भी कॉलम के साथ में यूज किया है उस कॉलम के अंदर हम कभी भी नल इंसर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि उस कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेम जो है वो खाली नहीं हो सकता, कोई ना कोई नेम तो हमें मेंशन करना ही करना, तो इस नेम के साथ में हमें जो कंसेंट काम में लेना पड़ेगा दैट इज नॉट नल। नॉट नल का मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लॉजिकल वैल्यू इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास में दैट इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे पास में आईडी के केस में आया 3 और 3, 2 बार आईडी सेम हो रही, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास में चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, बेसिकली जो जो वैल्यूज इनपुट करी होते हैं वो चेक करता है एक कंडीशन के साथ। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि किसी का भी एज 17 या 16 या उससे कम नहीं हो सकता, मतलब 17 और उससे बड़े लोगों को ही मुझे अलाउ करना है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आप सबने कवर किए हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशन फॉर्म कर सकते हैं। और जब किसी तरीके की कंडीशन या चेकिंग ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करवाना हो तो इस चेक कंस्ट्रेंट को काम में लिया जाता है। अगर यहाँ पे एज जो यूजर ने इनपुट करी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है तो ही काम हो, इस तरीके के कंडीशन के लिए हम काम में लेते हैं। या मैंने कुछ एक तरीके का ग्रुप बनाया है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स आ सकती, तो अगर जेंडर F है तो ही उन्हें कंसिडर करना है, बॉयज को कंसिडर नहीं करना है। तो अलग अलग तरीके की कंडीशन जहाँ पे हम इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वहां पर चेक कंस्ट्रेंट को काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास में डिफॉल्ट। जब भी किसी भी तरीके की डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमें असाइन करवानी होती है तो हम इस कंस्ट्रेंट को काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे कॉलेज की बात करूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अजमेर सिटी ओनली। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अदर आसपास के शहरों से होते हैं लेकिन मैक्सिमम तो अजमेर के ही। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरे शहर का इंसान आ जाता है तो उसके लिए मैं अलग से सिटी स्पेसिफाई करूंगी और बाकी सब में अपने आप अजमेर इंसर्ट कर देंगे। तो डिफॉल्ट वैल्यू अजमेर सेट है, आप चेंज करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अजमेर ही रही। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी हो तो वहां पर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को काम में लेते। अब जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी की और फॉरेन की को हम आगे चल के कवर करने वाले हैं, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इन कंस्ट्रेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो जितना भी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? Alright, moving to the next part that is creating the table with constraint. स्टूडेंट डेटा टेबल मैंने क्रिएट करी थी, मैंने यहाँ पे आईडी, नेम, एज, जेंडर, सिटी पांचों कॉलम्स मेंशन किए थे, डेटा टाइप मेंशन किया था, लेकिन वहां पर हम डेटा को स्किप कर सकते थे, जिस भी कॉलम पर चाहे हम उसको स्किप कर सकते थे। तो ऐसा नहीं करना, कुछ चीजें लिखना कंपल्सरी होता है, हम यहाँ पे कुछ अलग अलग रूल्स स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर वो कैसे आपको स्पेसिफाई करना है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब सेम यूनिवर्सिटी जो डेटाबेस में उसके अंदर ही ये काम कर रही हूँ। टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड और टेबल कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, फिर आता है मेरी टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। सेम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स
सेम नाम की नहीं हो सकती। हर एक टेबल का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप सेम नेम की टेबल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में एरर आए। तो इसलिए मैंने पहले स्टूडेंट डेटा क्रिएट किया था, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे टेबल का नेम मेंशन करने के बाद पैरेंथेसिस हमें मेंशन करने हैं और उन पैरेंथेसिस के अंदर सारे कॉलम के स्पेसिफिकेशंस आती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी। आईडी के बाद यहाँ पर इसका डेटा टाइप दैट इज इन। अब यहाँ पे जो आईडी है पहले तो वो यूनिक होनी चाहिए। कोई भी दो इंसान की आईडी सेम नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक। अब यूनिक के अलावा यहाँ पे ठीक है हमारे पास में डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता, लेकिन हम आईडी को खाली भी नहीं छोड़ सकते। हर एक इंसान को कोई ना कोई रोल नंबर या आईडी हमें अलॉट करनी ही करनी है, यानी कि वो नल नहीं हो सकता। तो यूनिक के साथ साथ मैंने यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट को भी अप्लाई किया। अगर आप चाहो तो आप एक सिंगल कॉलम पे मल्टीपल कंस्टेंट अलाउ कर सकते हो। अब अगेन यूनिक नॉट नल केस इनसेंसिटिव है, आपको जैसा स्पेसिफाई करना है आप कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं मल्टीपल कंस्टेंट स्पेसिफाई कर रही हूँ तो कॉमा से सेपरेटेड आएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्पेस से सेपरेटेड सारी चीजें मेंशन करनी है। तो आईडी कॉलम जो मेरा क्रिएट होगा उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी और सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग होगी। और अब हम किसी भी को भी स्किप नहीं कर पाएंगे, सारा डेटा प्रॉपर जाके हमारा इंसर्ट होगा। उसके बाद एक कॉमा, क्योंकि आगे और भी कॉलम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में नेम, varchar 20 कैरेक्टर्स तक का डेटा मैं स्टोर कर सकती हूँ। अब जो नेम है वो खाली नहीं हो सकता, हर एक इंसान को उसके नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगेन मैंने यहाँ पे काम में लिया है नॉट नल कंस्टेंट, हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। फॉलोड बाय अ कॉमा। उसके बाद एज। एज का रूल ये है कि यहाँ पे मेरे पास में जितने भी स्टूडेंट्स आए या तो वो 17 ईयर्स के हो या उससे ज्यादा के। तो एज और उसका डेटा टाइप दैट इज इन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। तो जब यूजर डेटा इनपुट करेगा तो वो डेटा चेक किया जाएगा क्या वो 17 से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो मतलब कंडीशन ट्रू है और ट्रू होने पर वैल्यू जाके टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। अगर फॉल्स आता है तो आएगी हमारे पास में एरर। नेक्स्ट यहाँ पे है जेंडर। जेंडर के साथ में भी मैंने varchar 1 मेंशन किया है और कंस्टेंट है मेरा नॉट नल, यानी कि हम इसको भी खाली नहीं छोड़ सकते, हमें कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। नेक्स्ट है मेरे पास सिटी varchar 20। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा बाय डिफॉल्ट मुझे अजमेर सेट करना है, बाकी अगर कोई अलग आता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिफॉल्ट कंस्टेंट और सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है अजमेर। अब सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू इसलिए लिखी गई है क्योंकि सिटी का जो डेटा टाइप है वो varchar है और varchar स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर सैलरी का कॉलम होता तो सैलरी तो इंटीजर या फ्लोट टाइप की होती, तो वहां पर अगर हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते तो फिर वहां पे कोट्स नहीं आते। इंटीजर के केस में डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आएगी और फ्लोट के केस में डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वेरियस कंस्ट्रेंट। अब एक बार हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, इस पे वर्किंग जो है वो हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए सेम यूनिवर्सिटी डेटाबेस में सेलेक्ट कर रही हूँ, एसक्यूएल पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मेरे पास में अब कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कहीं ना कहीं पे एरर आ रही है। जस्ट अ सेकंड गाइस, कुछ उसमें गड़बड़ है, मैं एक बार चेक करती हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।